राखी के ये नाजुक से धागे जाने कितने बड़े बंधन में बांध देते हैं कि ये रिश्ता ताउम्र ताजिंदगी न टूटता है, न छूटता है और न ही भूलता है। ये रिश्ता भाई बहन का है और इसी को समर्पित होता है रक्षा बंधन का पावन त्योहार। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति में रचा बसा यह पावन त्योहार समूचे विश्व में अपने आप में अनूठा है। शहर सहित पूरे आजमगढ़ में सोमवार को रक्षा बंधन का यह त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शुभ मुहूर्त लगते ही बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधी, मुंह मीठा कराया, सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, तो वहीं भैया ने सदा रक्षा का वचन दिया। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज नहीं। तेरी सांसों की कसम खा के हवा चलती है, तेरे चेहरे की झलक पाके बाहर आती है। एक पल भी मेरी नजरों से जो तू ओझल हो, हर तरफ मेरी नजर तुझको पुकार आती है। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज नहीं। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज नहीं। राखी के इस त्योहार पर बहनें खूब खुश थीं। उन्होंने अपनी खुशी को एबीसी चैनल के साथ भी साझा किया। शहर के खत्री टोला की रहने वाली छोटी सी बिटिया प्रिशा और श्रेयांशी बताती हैं कि इस त्योहार में हमने भैया को राखी बांधी है और भैया ने गिफ्ट भी दिया। का त्योहार है, ये भाई बहन का त्योहार होता है। आज हम राखी बांधे थे, टीका लगाए थे और मिठाई खिलाए थे और भाई लोग गिफ्ट दिए थे। बस रक्षाबंधन का त्योहार है। आज रक्षाबंधन के दिन बहन अपनी भाई को राखी बांधती है। आज नए नए कपड़े पहनती है। जितना पता था बच्चों ने उतना बताया। मातपरगंज की छोटी सी बहना ऐश्वर्या और भैया आदि ने कहा कि हमारा ये फेवरेट त्योहार है। रक्षाबंधन का त्योहार, ये रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन का त्योहार होता है। इसमें बहन भाई को राखी बांधती है और उसे आशीर्वाद देती है और बोलती है कि तुम मेरा हमेशा साथ देना। और राखी बांध रही हूँ तुमको, पूनों की सावन की रात, जन्म जन्म तक रखना भैया मेरी इस राखी की लाज। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, भाई उसको गिफ्ट देता है और बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है। आज हम लोग बहुत खुश हैं और ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। सचमुच रक्षाबंधन का त्योहार एक तरफ जहां रिश्तों को सहेज कर रखने का संदेश देता है, तो वहीं नारी जाति के सम्मान की सीख भी।
देखते रहिए एबीसी चैनल। सावन की पूर्णिमा और सोमवार का दिन, कई साल बाद यह सुखद संयोग बना। भगवान भोले को प्रिय सावन के इस महीने की पूर्णिमा पर सौभाग्यशाली भक्तों ने स्नान, दान और दर्शन पूजन का लाभ कमाया। आजमगढ़ के प्रसिद्ध बाबा भंवरनाथ मंदिर पर सावन के अंतिम व 5वें सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ लग गई थी। हर हर बम बम का जय घोष और बाबा का जलाभिषेक कर भांग, धतूरा और बिल्वपत्र चढ़ाया गया। शिव भक्तों की लाइन सुबह से ही लग गई थी। सुरक्षा के लिहाज से यहां जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसरों, जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। घंटे, घड़ियाल और ओम नमः शिवाय के जय घोष से पूरा क्षेत्र ही जैसे आध्यात्मिक हो गया था। बाबा का जलाभिषेक करने शिवाजी नगर से आई महिला श्रद्धालु सरोज सिंह ने एबीसी चैनल से अपनी बात रखते हुए कहा कि बाबा भोलेनाथ सबकी सुनते हैं। पिछले कई सालों से मैं यहाँ परिवार समेत आ रही हूँ। पूरे परिवार की कुशलता और सौभाग्य की कामना करती हूँ। बेलपत्र, दूध, भांग, धतूर, अक्षत, रोड़ी। क्या भीड़ है यहाँ पे? भीड़ यहाँ पर बहुत भीड़ है, भारी जनसंख्या में भीड़ है। अपने इच्छा से देते हैं, अपना आदमी पूजा करता है। यही कि मेरा परिवार सुखी रहे, परिवार सुखी रहे मेरा। जगता है, सब लोग की श्रद्धा रहती है, आके पूजा करते हैं। प्रदेश सरकार के ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का सोमवार को आजमगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान स्थानीय डाक बंगले में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय दीनदयाल ज्योति योजना के तहत अंतिम व्यक्ति तक विद्युत सुविधा उपलब्ध करा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि बीजेपी में अन्य दलों से आने वाले एमएलसी या विधायकों को कोई शर्त या भरोसा नहीं दिया गया है। कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क अभियान में खराब सड़क बनाने वाले ठेकेदारों की जांच कर ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। प्रदेश में खनन पर लगी रोक पर उन्होंने कहा कि गायत्री प्रजापति जैसे लोगों को रोकने के लिए यह जरूरी कदम था। उन्होंने माना कि इससे लोगों को दिक्कत हो रही है, जिसका 1 महीने के अंदर समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा जैसे दल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी की लोकप्रियता से पूरे देश में भाजपा का डंका बज रहा है। दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना में हमने अंतिम व्यक्ति को विद्युत की सुविधा से जोड़ने का संकल्प लिया है और उस दिशा में जितने पूर्वे हैं उन सभी को 2018 तक हम जोड़ देंगे। ये हमारी केंद्र की सरकार का संकल्प है और अभी तक ये कार्य की प्रगति धीमी इसलिए थी कि केंद्र की सरकार की योजनाएं जो जनहित की थी उसमें प्रदेश की सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था। प्रदेश की जनता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने केंद्र और प्रदेश की एक विचारधारा की सरकार दी है और जिसका प्रतिफल ये है कि बहुत ही तेजी से विद्युतीकरण का कार्य आगे बढ़ा है। सड़कों के बारे में, ग्रामीण सड़कों के बारे में आपका एक सवाल आया था। हमने गड्ढा मुक्त करने का प्रयास किया। मार्च में हमारी सरकार बनी और मार्च के अंत तक विभागों के बंटवारे के बाद मई में हमने काम शुरू किया और 20 जून से मानसून आ जाता है और यह व्यवस्था है कि मानसून में सड़कों का पक्का काम हम नहीं कर सकते, फिर भी बहुत कोशिश की गड्ढा मुक्त करने की, जितना
सरकार कर सकी उसे किया है। और जो बचा है मानसून समाप्त होते ही युद्ध स्तर पर उन सड़कों को हम ठीक करेंगे। मेरा विभाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है। मुझे यह बताया गया, कुछ लोगों ने जो हमसे मिले उन्होंने बताया कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की कोई सड़क है जिसमें बिना निर्माण के 2 बार भुगतान हुआ है। मैंने अपने अधिशासी अभियंता से इसकी जानकारी मांगी है। हम उसे भी देखेंगे। अगर कोई शिकायत मुझको मिलती है तो हम जांच भी कराएंगे और दोषी को दंडित भी करेंगे और ऐतिहासिक दंड देंगे। उसमें कहीं कोई रियायत भी नहीं होगी, चाहे जिस श्रेणी का वो अधिकारी होगा वो देखेंगे। हमारे विभाग ने भी आंगनबाड़ी केंद्र, केसी ड्रेन, ग्राम के भीतर सीसी मार्ग, मॉडल स्कूल और जितने उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्चीकृत हुए हैं हाई स्कूल तक, उनका निर्माण, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और अधिकतर राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने सहयोग किया है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का अपना कोई मूल बजट नहीं है। विधायक निधि, सांसद निधि और जो और विभाग हैं उनके जो कार्य आवंटित होते हैं उसे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये महसूस किया है कि ग्रामीण स्तर तक के जितने कार्य हैं, अगर उसे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को आवंटित कर दिया जाए और बजट के साथ, तो लोक निर्माण विभाग के पास जो कार्य का आधिक्य है वो भी ठीक हो जाएगा और एक स्पर्धा भी 2 विभागों के मध्य रहेगी, तो कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। गायत्री प्रसाद जैसे व्यक्ति को इस समाज से हटाना चाहते थे। खनन एक ऐसा विषय था जिसपे बड़ी बदनामी थी व्यवस्था की। किसी भ्रष्टाचार के किसी विषय को रोकने में थोड़ा समय चाहिए। हम धान की रोपाई कर रहे हैं, तो अक्टूबर के पहले हम इसको अपने खलिहान में नहीं ले जा सकते। 4 महीने में हमने एक व्यवस्था की कि हम इस भ्रष्टाचार में लिप्त इस विषय को समाप्त करें। हमने किया, सुनिश्चित किया। हमारी सरकार के खिलाफ 4 महीने में कोई उंगली नहीं उठा सका कि साहब कोई मंत्री, कोई विधायक या कोई दल का व्यक्ति खनन में शामिल है। आपका ये विषय है कि महंगी हुई। मैं जिलाधिकारी जी बैठे हैं, मैं कह रहा हूं उनसे कि इनके बॉर्डर से जितना बालू, जितनी गिट्टी आवे, हमारी सरकार का ये आदेश है कि उसे इनकमिंग को हम नहीं रोकेंगे। इसी दृष्टि से वह वस्तु सस्ती हो। महंगी हुई है रोक के बावजूद। अभी एक नीति हमने घोषित की है जो गिट्टी के लिए 20 वर्ष की और मोरंग के लिए 5 वर्ष की। बहुत जल्दी उसका टेंडर होगा, ई टेंडर होगा। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी उसे स्वीकृत करेंगे और मैं समझता हूं 1 महीने के भीतर आपकी शिकायत को सरकार दूर करने में सफल होगी। बिल्कुल ठीक विषय है आपका। चीजें महंगी हुई नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम मूल्य को नियंत्रित करने का है, चूंकि एसेंशियल आइटम नहीं है। हम इसको चाहते थे कि इसी एक्ट में ले आए। सेंट्रल एक्ट है, इसलिए इसको हम आवश्यक वस्तु अधिनियम से के अंतर्गत तो नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन स्टोरेज का जो लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स दे रहे हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि सुनिश्चित करेंगे कि स्टोर करने वाला व्यक्ति उसका दुरुपयोग न करे और रेट डिस्प्ले करेगा। अब जो हम क्वेरी देंगे या जो खनन का पट्टा देंगे उसमें जो भी निकलेगा सारे रेट्स डिस्प्लेड रहेंगे कि एक ट्रॉली का इतना पैसा हम लेंगे और उससे सस्ता करने की चिंता पूरी सरकार को है। भारतीय जनता पार्टी गंगा यमुना का संगम है और कोई आदमी स्वेच्छा से अपने पद को त्याग कर रहा है और स्वेच्छा से वो किसी दल में आने का प्रयास कर रहा है, तो हमारे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आपने पढ़ा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ कोई शर्त नहीं है, उन्हें किसी पद पर पदस्थापित करने का की कोई योजना नहीं। अगर परिवार, हर आदमी चाहता है कि हमारे सब भाई बड़े हों, हमारे भतीजे बड़े हों, हमारा परिवार बड़ा हो, लेकिन लायक हो। हमारा परिवार ऐसा न हो जिसको डीएम साहब और एसएसपी साहब कहीं तलाशते रहें। तो अगर यशवंत सिंह जी 5 वर्ष के विधायक का पद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और कोई बयान उनका ये नहीं आया है कि मैं किसी पद के लिए आया हूं, तो ऐसे व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और जहां तक प्रतापगढ़ में किसी विधायक के साथ संबंध का प्रश्न है, मुझे कोई निजी जानकारी नहीं है,
अगर जानकारी होगी तो अगली बार आऊंगा तो आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सवाल एक सीधा सा है कि राजा भैया को बीजेपी में लाने की अगुवाई आप करेंगे या नहीं करेंगे? मैंने आपसे कहा राजा भैया निर्दलीय विधायक हैं, ये राजा भैया तय करेंगे। मेरा क्यों प्रयास होगा? मेरे पास 325 विधायक हैं, प्रचंड बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का डंका पूरे देश में बज रहा है। राष्ट्रपति जी हमारे नहीं हैं और किसी दल के नहीं हैं, लेकिन एनडीए के सहयोग से प्रचंड बहुमत से राष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति अभी वेंकैया जी जैसे योग्य नेता चुने गए। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को नई दिशा दी। तो हम तो चाहते हैं राजा भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको राजा भैया तय करेंगे। जब वो निवेदन करेंगे भारतीय जनता पार्टी में दरखास्त देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम मोदी जी के रीत नीति सिद्धांत उनके चेहरे पर 19 का चुनाव लड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि जिस तरह की सफलता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रही है और जिस तरह से 5-5 वर्षों का कार्यकाल विधायक पद का लोग त्याग रहे हैं, वो आप सबकी कृपा से मैं मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने उस वातावरण को जनता के सामने प्रस्तुत किया आलोचना के साथ। उस आलोचना में कहीं न कहीं 80% हमारा सकारात्मक पक्ष आपने रखा और 20% आपने उन कमियों को उजागर किया जिसको हम ठीक करके 100% उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं। यह जो त्यागपत्र आ रहे हैं इस बात का संकेत है कि सपा, बसपा और विपक्षी दल भारत की धरा से पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे अगर मोदी जी के प्रति जनता का यही विश्वास रहा। वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, हरेंद्र सिंह, राजेश मौहारी आदि मौजूद रहे। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भैया ने बहना को जो भी गिफ्ट दिया हो, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री योगी बाबा ने यूपी की सभी बहनों को जो फ्री यात्रा का उपहार दिया है वह सभी बहनों को खूब पसंद आया। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है। सोमवार को सुबह से ही रोडवेज बसों में भीड़ देखी गई। आजमगढ़ में तो अभी भी रोडवेज सड़क पर ही है। महिलाएं किसी तरह सड़क पर ही खड़ी होकर बसों का इंतजार कर रही थीं। ज्यादातर बसों में बैठने की जगह नहीं बची क्योंकि परिवहन निगम द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था नहीं की गई थी। बहरहाल थोड़ी बहुत तकलीफ के बावजूद बहनों ने सीएम योगी बाबा के उपहार पर प्रसन्नता जताई। फैजाबाद से भैया को राखी बांधने आजमगढ़ आई प्रतिमा गुप्ता ने बताया कि किराया बस में नहीं लगा। ऐसी सुविधा पहली बार मिली है, अच्छा लग रहा है। अब योगी सरकार और मोदी सरकार को यही चाहेंगे कि ये हमेशा रहें। हाँ, इस तरह से हम लोग को इतनी अच्छी सुविधा पहले कभी नहीं मिली जो कि आज मिल रही है। बाहर से आजमगढ़ आ रही बहनें इस बात पर तो नाराज थीं कि आजमगढ़ रोडवेज सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर कोई भी अफसर बसों के इंतजाम और यात्रियों की सुविधा असुविधा को देखने वाला तक नहीं था। बसखारी से आई श्वेता वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे हैं, कर्मचारियों अफसरों को कुछ और टाइट करने की जरूरत है। बाकी विभागों में तो कुछ सुधार भी है, यहाँ भी सुधार होना चाहिए। आज के लिए तो अच्छा है, फिर आगे के लिए पता नहीं। वैसे जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि जॉब करने वालों के लिए इसलिए बेहतर है कि वो लाइन पे आ गए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी ने 7 अगस्त का दिन मंडल कमीशन अधिकार दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित रिक्शा स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटक
नागसेन भास्कर ने कहा कि मंडल कमीशन द्वारा प्राप्त अधिकारों से ओबीसी को काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि ओबीसी को 52% जो मिला था वह आज तक लागू नहीं हुआ। मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा ने कहा कि यदि मंडल कमीशन अक्षरतः लागू हो गया होता तो ओबीसी इस देश का शासक होता। उन्होंने कहा कि आज सामान्य वर्ग के 15% लोगों को 50.50% आरक्षण मिला है और 85% को 49.50%। यह शासक वर्ग की बड़ी धोखेबाजी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट राजेश यादव व संचालन निर्मल यादव ने किया।